स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी गुरुजी पर। जैसा कि आप जानते हैं कि आप यहां कक्षा 10 और कक्षा 12 की हिंदी पढ़ते हैं बड़े ही सरल और रोचक ढंग से। तो आज हम इसी क्रम में कक्षा 10 की हिंदी में पाठ लेकर आए हैं वर्षा सुंदरी के प्रति। तो वर्षा सुंदरी के प्रति के पहले हमने इस पाठ में 2 शीर्षक थे, उसमें से जो हिमालय से शीर्षक था उसकी वीडियोज हमने आपको उपलब्ध कराई थी। उम्मीद है आपने उसको देखा होगा। यदि आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर के आप उसको अवश्य देखें, उसको समझने का प्रयास करें। बहुत ही अच्छा और बहुत ही रोचक पाठ है, बहुत ही अच्छी उसमें जानकारियाँ भी मिलती हैं। तो आइए आज हम इस पाठ को पढ़ेंगे, लेकिन इस पाठ को पढ़ने से पहले एक बार और कहना चाहते हैं कि यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाइए। और यदि हमारी वीडियोज़ आपको पसंद आती हैं तो आप अब हमारी वीडियोस को अपने मित्रों को, अपने जो भी साथी हैं पढ़ने वाले, आप उनको शेयर करें जिससे कि उनको भी लाभ हो सके। और आप यदि कोई समस्या आती है तो आप कमेंट करके हमें सूचित कर सकते हैं, उसका समाधान करने का हम प्रयास करें। तो अब चलते हैं हम पाठ की ओर। तो शीर्षक आज का जो है वह है वर्षा सुंदरी के प्रति। यह जो शीर्षक है वर्षा सुंदरी के प्रति, ये कहाँ से लिया गया है? तो आपको मालूम है ये महादेवी वर्मा जी जो है इस पाठ की कवयित्री हैं। और यह जो शीर्षक वर्षा सुंदरी के प्रति है, यह महादेवी वर्मा जी की रचना नीरजा जो है उस नीरजा से लिया गया है। तो आइए हम इस पाठ की पंक्तियों को पढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। पहला शीर्षक है वर्षा सुंदरी के प्रति। तो कहा कि रूपसी तेरा घन केश पास, श्यामल श्यामल कोमल कोमल लहराता सुरभित केश पास, नभ गंगा की रचित धार में धो आई क्या इन्हें रात, कंपित हैं तेरे सजल अंग सिहरा सा तन है सद्य स्नात, भीगी अलकों के छोरों से चूती बूंदें कर विविध लाश, रूपसी तेरा घन केश पास। ध्यान से समझने का प्रयास करें, कंसंट्रेशन होना चाहिए आपका। बिना कंसंट्रेशन के, बिना एकाग्रता के जो है आप समझ नहीं पाएंगे। हालांकि बहुत कठिन पाठ नहीं है, लेकिन थोड़ा सा अगर आप ध्यान को केंद्र करके समझेंगे तो अवश्य समझ में आ जाएगा। बहुत ही रोचक और बहुत ही अच्छे पाठ हैं। तो आइए हम पढ़ते हैं। रूपसी तेरा घन केश पास, हे रूपसी किसकी लिखा है? तो वर्षा सुंदरी के प्रति। वर्षा सुंदरी अर्थात वर्षा को यहाँ पर कवयित्री ने एक सुंदरी के रूप में दिखाने का प्रयास किया है। तो हमने पिछले पाठ में देखा था हिमालय के प्रति, हिमालय को एक मानव के समान हिमालय में मानवीकरण किया गया था, और यहाँ पर वर्षा सुंदरी में वर्षा के प्रति मानवीकरण किया गया है। और क्या दिखाया गया कि वर्षा एक सुंदरी है। वर्षा सुंदरी के प्रति कहा है महादेवी वर्मा जी ने कि हे रूपसी वर्षा सुंदरी तेरा घन केश पास। घन केश पास, ध्यान समझना है, घन केश पास। केश पास मतलब केशों का पास, बालों का जूड़ा। और बालों का जूड़ा किसे कहा गया है? तो घन अर्थात बादल। तो बादल जो है, अब वर्षा ऋतु जब होती है तो आकाश में बादल घुमड़ घुमड़ के आते हैं। वो बादल जो हैं उन्हें कवयित्री ने कहा कि वो क्या है? वो वर्षा रूपी सुंदरी के केश पास हैं। अब समझना आपको है। तो हे रूपसी तेरा घन केश पास क्या है? श्यामल श्यामल कोमल कोमल, जो बड़ा ही श्यामल है, श्यामल वर्ण का है, और जो बड़ा ही कोमल कोमल है। तो कोमल कोमल और श्यामल वर्ण का तुम्हारे जो घन केश पास हैं वो कैसे हैं? रूपसी, बड़े रूपवान हैं, बड़े सुशोभित हो रहे हैं, सुंदर दिख रहे हैं। और फिर कहा लहराता सुरभित केश पास, और वो तुम्हारे सुरभित केश पास जो हैं वो लहरा रहे हैं। तो आकाश में जो उड़ते हुए काले काले बादल हैं उनको महादेवी वर्मा जी ने कहा कि वो वर्षा रूपी सुंदरी के केश पास हैं और आकाश में वो लहरा रहे हैं, ऐसे प्रतीत हो रहे हैं। और फिर कहा नभ गंगा की रचित धार में धो आई क्या इन्हें रात। अब कवयित्री ने क्या कहा? देखिए कवि जो है किस प्रकार से कल्पनाएं कर रहा है, किस प्रकार से भावना के संसार में वो डूबा हुआ है, उसमें बह रहा है। और क्या कह रही हैं महादेवी वर्मा जी? कहती हैं नभ गंगा की रचित धार में। नभ गंगा आकाश गंगा, आकाश गंगा की जो धारा है वो कैसी होती है? रचित धारा होती है। तो यहाँ कहा गया, आपने देखा होगा आकाश में जो छोटे छोटे तारों का समूह होता है तो वो ऐसे लगता है जैसे रजत के समान, चांदी के समान जो है उसकी एक चमक होती है। तो यहाँ कहा कि नभ गंगा की जो रचित धारा है, क्या उसमें तो रात में इन अपने बालों को धोकर आई है। ऐसा क्यों कहा है? तो आगे लिखा हुआ है ना कि कंपित हैं तेरी सजल अंग, क्योंकि तुम्हारे सजल अंग जो है, जो भीगा हुआ, सजल माने जल से सहित, जल सहित अर्थात जल से भीगा हुआ जो तुम्हारा तन है वो क्या है?
कंपित है, कंपित सा लग रहा है, तो तेरे सजल अंग कंपित से लग रहे हैं। इसलिए उसने कहा क्या ऐसा तो नहीं है कि नव गंगा की अजय धारा में से रात में धोकर आई है। और फिर कहा सिहरा सा तन है सद्य स्नात, ऐसे लग रहा है जैसे तूने अभी अभी स्नान किया हो, तू सद्य स्नात है और सद्य स्नात के कारण तेरा तन जो है वो सिहरा सा दिख रहा है। तो आप जानते हैं जब वर्षा ऋतु आती है, आकाश में बादल आते हैं, तो पूरा का पूरा जो वातावरण है उसमें सिहरन आ जाती है, पूरा का वातावरण आर्द्रता से भर जाता है, कितना सुहावना सा वातावरण हो जाता है। उस दृश्य को देखकर महादेवी वर्मा जी कहती हैं कि ऐसा लगता है कि तू अभी सद्य स्नात है और तू अभी अपने बालों को आकाश गंगा की रजत धारा में धोकर आई है। और फिर कहा भीगी अलकों के छोरों से चूती बूंदे कर विविध लाश, भीगी अलकों के छोरों से। अब अलक अर्थात बाल, तो बालों के जो छोरे हैं, बालों के जो किनारे हैं, उन भीगे हुए बालों के किनारे से क्या लिखा हुआ है, चूती बूंदे कर विविध लाश, विविध लाश करते हुए अनेक प्रकार से आनंद व नृत्य करते हुए, लाश करते हुए जो है बूंदे जो है वो चू रही हैं, टपक रही हैं, इस प्रकार से कहा। तो महादेवी वर्मा जी ने कहा अर्थात ये बादल हैं, बादलों से एक दो बूंदे धीरे धीरे गिरने लगी हैं, फुहार से गिरने लगी है। तो महादेवी वर्मा जी ऐसे कल्पना करती हैं और कहती हैं ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे बाल जो हैं वो भीगे भीगे हैं और भीगे हुए बालों के छोरों से विविध लाश करती हुई आनंद से नाचती हुई जो बूंदे हैं, जल की बूंदे हैं, वो पृथ्वी पर गिर रही हैं। और फिर कहा कि रूपसी तेरा घन केश पास, हे वर्षा रूपी सुंदरी तेरा घन केश पास बड़ा ही रूपसी है, रूपवान है, बड़ा सुंदर मनमोहक दिख रहा है, बड़ा सुंदर वातावरण हो गया है। उस वातावरण के सुंदर दृश्य को देख करके महादेवी वर्मा जी का जो हृदय है वो द्वेलित हो जाता है, उसमें डूब जाता है। तो ऐसा ही होता है कोमल हृदय कवियों का, ऐसे ही ख्यालों में डूब जाता है। और ऐसे ख्यालों में डूब करके महादेवी वर्मा जी ने एक वर्षा को सुंदरी का आकार दे दिया। वो किस प्रकार से वर्णन किया है, ये बड़ा ही रोचक पाठ लग रहा है। अब देखते हैं इसमें जो भाषा आदि का प्रयोग है, तो यहाँ पर हमने देखा साहित्यिक खड़ी बोली का प्रयोग हमें देखने को मिल रहा है। उसके अलावा जो शैली है वो चित्रात्मक शैली, क्योंकि यहाँ पर चित्र के रूप में अंकित कर दिया है वर्षा को। और फिर श्रृंगार रस का प्रयोग है, क्योंकि उसके सौंदर्य का वर्णन कर रही है। उसके अलावा यहाँ पर जो छंद है वो अतुकांत मुक्त छंद है। इसके पहले जो हिमालय पढ़ा था उसमें भी अतुकांत मुक्त छंद था। तो इसके अलावा जो अलंकार की बात करें तो अलंकार में यहाँ पर नुक्ति प्रकाश, रूपक और मानविक अलंकार देखने को मिल रहा है। इसके बाद हम पढ़ते हैं पद्यांश 2। तो पद्यांश 2 में देखिए क्या लिखा हुआ है, सौरभ भीना झीना गीला लिपटा मृदु अंजन साधकूल, चल अंचल से झरझर झरते पथ में जुगनू के स्वर्ण फूल, दीपक से देता बार बार तेरा उज्ज्वल चितवन विलास, रूपस तेरा घन केश पास। अब यहाँ लिखा है कि सौरभ भीना झीना गीला। अब तेरे शरीर पर क्या लिखा है, सौरभ भीना झीना गीला। अब यहाँ कहा कि सौरभ से भीना हुआ, सौरभ अर्थात जो सुगंधित वायु है, तो सुगंध से भीना हुआ, सुगंध से लिपटा हुआ। तो यहाँ कहा गया क्या, तो भीना सा मतलब लिपटा सा, सना हुआ सा, तो सुगंध से सना हुआ। और फिर झीना सा हल्का सा, गीला सा, और भीना झीना गीला हल्का गीला सा, लिपटा मृदु अंजन सा दुकूल। जैसे मृदुल अंजन होता है, जैसे कोमल काजल होता है वो आंखों में लगा होता है काला काला सा, वैसा ही जो है कोमल अंजन के समान। आगे लिखा है मृदु अंजन सा दुकूल। दुकूल का मतलब होता है रेशमी वस्त्र या दुपट्टा कह सकते हैं, दुकूल का मतलब दुपट्टा भी होता है। तो यहाँ कह दिया कि तेरा जो तन है उस तेरे तन पर जो है सौरभ से भीना, सुगंध से भीगा हुआ, हल्का सा गीला सा, मृदुल अंजन के समान श्यामल वर्ण का जो दुपट्टा है वो लिपटा हुआ दिख रहा है। अर्थात जो काले काले बादल हैं उन काले काले बादलों को देखकर कवियत्री कल्पना करती है और कहती है ऐसा लग रहा है कि तेरे तन पर जो है वो श्यामल वर्ण का सुगंध से भरा हुआ हल्का भीना सा, हल्का सा भीना जो दुपट्टा है वो लिपटा हुआ सा प्रतीत हो रहा है। तो ऐसे शोभित हो रहा है। और फिर कहा चल अंचल से झरझर झरते पथ में जुगनू के स्वर्ण फूल। और तेरे जो चंचल अंचल हैं, तेरा जो चंचल आंचल है उसमें क्या है, झरझर झर रहे हैं क्या, जुगनू के स्वर्ण फूल। तो जुगनू को क्या कहा, स्वर्ण फूल। जुगनू जो उड़ रहे हैं वो ऐसे लग रहे हैं जैसे तेरे आंचल से जो है, तेरे चंचल आंचल से वो स्वर्ण फूल झर रहे हो, ऐसे शोभित हो रही है तू। और फिर कहा दीपक से देता बार बार तेरा उज्ज्वल चितवन विलास। अब दीपक से
देता बार बार तेरा उज्ज्वल चितवन। तो तेरा जो उज्ज्वल चितवन है, आप जानते हैं जब वर्षा होती है तो बादल आकाश में चमकते हैं और उनका जो चमकना है, उनका जो उज्ज्वल चितवन है, उनका जो उज्ज्वल दृष्टि का डालना है, चितवन का मतलब दृष्टि होता है, तो उनकी उज्ज्वल चितवन जो है उसको कवित्री ने क्या कहा है कि उज्ज्वल चितवन जब तुम्हारी बार बार पड़ती है, संसार के लोगों पर जब उज्ज्वल चितवन तुम्हारी पड़ती है तो दीपक से देता बार बार। तो ऐसा लगता है कि जैसे बार बार तो क्या है, प्रेम की दीपक सबके हृदय में जला रही है, जगा रही है, सबका हृदय जो है वो प्रेम के दीपक से, प्रेम के प्रकाश से भर जाता है। और रूपसी तेरा घन केश पास, तो हे वर्षा रूपी सुंदरी, तेरा घन केश पास जो है वो बहुत ही सुंदर है, बहुत ही रूपवान है। इस प्रकार से कवित्री ने यहाँ पर वर्षा रूपी सुंदरी के प्रति अपने भाव प्रकट किए। तो हमने यहाँ पर देखा है नृत्य प्रकाश, उपमा और रूपक अलंकार का प्रयोग है और यहाँ पर भी श्रृंगार रस का प्रयोग हमें देखने को मिलता है। तो अब चलते हैं पद्यांश अगला जो है, उसमें कहा गया है उच्छ्वसित वक्ष पर चंचल है बकपातों का अरविंद हार, तेरी निश्वासे छू फू को बन बन जाती मलयज बयार, की रब की नूपुर ध्वनि सुन जगती जगती की मूक प्यास, रूपस तेरा घन केश पास। उच्छ्वसित वक्ष पर चंचल है बकपातों का अरविंद हार। उच्छ्वसित वक्ष क्या हुआ? उच्छ्वसित वक्ष, वक्ष मतलब वक्षस्थल, सीना होता है। और जब हम सांसें लेते हैं, सांसें भरते हैं तो हमारा सीना फूलता है, फिर सांसें बाहर निकाल तो सीना जो अंदर को थोड़ा सा आता है। तो यहाँ पर वही लिखा उच्छ्वसित वक्ष। अब जब हम दीर्घ श्वासें लेते हैं, उच्छ्वसित का मतलब हुआ उच्छ्वास लेना, लंबी लंबी सांसें लेना, दीर्घ श्वासें लेना। तो उच्छ्वसित वक्ष जो है, दीर्घ श्वासें लेने वाला जो हमारा वक्षस्थल है, उस पर लिखा है चंचल है क्या? तो बकपातों का अरविंद हार, बकपातों का। तो तुम्हारी श्वासें लेना, जब तुम्हारी लंबी लंबी श्वासें लेती हो, अर्थात जब पृथ्वी पर उस वर्षा की बूंदें गिरती हैं तो क्या होता है, तो यहाँ पर पृथ्वी से सुगंधित वायु जो है वो निकलने लगती है। सुगंध भरी जो वायु है, पृथ्वी पर सुनहरी सूंधी सूंधी सी खुशबू उड़ती है, तो उसी के प्रति जो है महादेवी वर्मा जी कहती हैं, तो ऐसे लगता है बकपातों का अरविंद हार। तो बकपात, बगलों की पंक्तियां, और बगलों की पंक्तियां कैसे लगती हैं? जैसे वो अरविंद हार हो, कमल का हार हो। तो कमल की माला के समान, कमल के हार के समान बगलों की पंक्तियां जो हैं वो चंचल हो जाती हैं, आकाश में उड़ने लगती हैं जब बूंदें गिरती हैं। और फिर कहा तेरी निश्वासें छू बू को बन बन जाती मलयज बयार। तेरी निश्वासें, तुम्हारे अंदर से निकलने वाली जो सांस हैं वो जब भू को छूती हैं, पृथ्वी को स्पर्श करती हैं, बूंदें जब पृथ्वी को, निश्वास मतलब बूंद, अब वो बूंद क्या है यहाँ पर? निश्वास मतलब अंदर से निकलने वाली सांस, लेकिन यहाँ पर सांस क्या है? तो यहाँ पर पृथ्वी जो अब वर्षा में बादलों से गिरने वाली बूंदें हैं, तो बूंद रूपी जो श्वास है वो निश्वास जब भू को छूती हैं तो बन बन जाती मलयज बयार। तो मलयज अर्थात चंदन से युक्त जो सुगंधित वायु होती है उसके समान बयार को बना देती है, अर्थात सुगंधित वायु, शीतल वायु बहने लगती है। और फिर कहा की रव की नूपुर ध्वनि सुन जगती जगती की मुख प्यास। आप जानते हैं जब बादल गरजते हैं, वर्षा होती है, तो बादलों की गरजने पर क्या होता है? की रव की नूपुर, की रव अर्थात जो की मतलब होता है मोर, और मोर की बोलने की आवाज़। की रव, रव मतलब ध्वनि, और के रव की जो ध्वनि है वो कैसी, उसके लिए कहा कवित्री ने कहा कि नूपुर ध्वनि। ऐसे लगता है की रव, ऐसे लगती है जैसे वो तुम्हारी नूपुरों की ध्वनि हो, तुम्हारी पायलों की घुंघरू बज रहे हो। इस प्रकार से कवित्री देखिए कल्पनाएं कर रही हैं और कहा कि तुम्हारे नूपुर की ध्वनि के समान की रव लगती है। तो क्या होता है? ऐसा लगता है जगती जगती की मुँह प्यास। तो इस जगती मतलब संसार की, और दूसरा जगती अर्थात जग जाती है। तो जगती के दो अर्थ हैं, यहाँ दो अलग अलग शब्द दिए हुए हैं। तो जगती जगती की मुँह प्यास, इस जगती की जो मुँह प्यास है वह जाग उठती है, अर्थात जो संसार जो है वो प्रेम की प्यास से आनंदित हो जाता है। और रूपस तेरा घन केश पास, हे वर्षा रूपी सुंदरी, तेरा घन केश पास जो है बड़ा ही रूपवान है, बड़ा ही सुंदर है। इस प्रकार से कवित्री ने वर्षा सुंदरी का वर्णन किया। और फिर हम देखते हैं इसमें यमक अलंकार का प्रयोग हमें देखने को मिला था, क्योंकि यहाँ लिखा था ना जगती जगती की प्यास, और पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार के साथ में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग यहाँ देखने को मिला है। तो अब पढ़ते हैं पद्यांश अगला। इसमें कहा गया है इन स्निग्ध लटों से छा दे तन, पुलकित अंकों में भर विशाल, जुग सस्मित शीतल चुंबन से अंकित कर इसका मृदुल भाल, दुलरा देना बहला देना यह तेरा शिशु जग है उदास, रूपस तेरा घन केश पास।
कहा कि इन स्निग्ध लटों से छा दे तन। अब इन स्निग्ध लटों से छा दे तन, स्निग्ध लटे क्या है? लट जानते हैं आप, बाल ही होते हैं। यहाँ लिखा अपने जो स्निग्ध कोमल लटे हैं, कोमल बाल हैं, उससे इस पृथ्वी का जो तन है अर्थात इस संसार को क्या कर दे? छा दे। पृथ्वी को अपने इन स्निग्ध लटों से, इन बादल रूपी जो लट हैं इनसे छा दे। और कहा कि पुलकित अंकों में भर विशाल, और इस विशाल जो अंक है, विशाल जो संसार है, उसे अपनी अंक में भर ले, उसे अपनी शरण में भर ले। और झुक सस्मित शीतल चुंबन से, और उसे अपनी शरण में लेकर, उसे अपनी गोद में लेकर क्या कर? झुक कर सस्मित मुस्कुराते हुए, मंद मंद मुस्कुराते हुए, बड़े प्रेम से लिखा हुआ है, शीतल चुंबन से, अपने शीतल चुंबन से, शीतल स्पर्श से अंकित कर इसका मृदुल भाल। यहाँ कहा गया कि हम जो हैं तुम्हारी संतान हैं, हम तुम्हारी क्या हैं? पुत्र हैं, तुम्हारे शिशु हैं। और हम शिशु को, इस जगती को, हम जगती जो है, पूरा संसार ही तुम्हारा शिशु है, इस जगती को अपना शिशु समझकर अपनी शरण में, अपनी गोद में लेकर के मुस्कुरा करके उसे, उसके मस्तक को क्या कर? शीतल चुंबन से प्यार दे, दुलरा देना, बहला देना, या तेरा शिशु जग है उदास। अर्थात इस शीतल चुंबन से दुलार करना, उसे बहला देना, वो बहल जाएगा। जब आप इस प्रकार से शीतल चुंबन से स्पर्श करेंगी तो क्या होगा? हम जो, हमारा मन जो है वो बहल जाएगा, और हम जो हैं, हमें दुलार प्राप्त हो जाएगा। यह तेरा शिशु जो उदास है, इसकी उदासता जो है, इसकी जो दुख है, वह दूर हो जाएगा। इस प्रकार से हमें प्रेम देना, हम तुम्हारे शिशु हैं। इस प्रकार से माता वर्मा जी ने कहा कि हे वत्सा सुंदरी, तेरा घन केश पास बड़ा ही सुंदर है, बड़ा ही मनमोहक है। तो हमने देखा इस पूरे ही पाठ में जो है साहित्यिक खड़ी बोली का प्रयोग देखने को मिला है, माधुर्य गुण है, अतुकांत मुक्त छंद का प्रयोग देखने को मिला है, चित्रात्मक और भावात्मक शैली का प्रयोग देखने को मिलता है, श्रृंगार और वात्सल्य रस का प्रयोग भी इस पद में हमें देखने को मिला है, वात्सल्य रस भी। और रूपक, मानवीकरण, कहीं उपमा है तो कहीं यमक भी हमें देखने को मिला है। इस पाठ में इस प्रकार से अलंकारों का प्रयोग हमें देखने को मिलता है। तो ये पाठ जो है यहीं समाप्त होता है। इस पाठ में इतना ही था। और कहना चाहेंगे यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाइए, और अपने मित्रों को इन वीडियोज़ को शेयर करते रहिए, जिससे उनको भी लाभ मिलता रहे। तब तक के लिए आप जो उपलब्ध वीडियो हैं उनको ध्यानपूर्वक समझने का प्रयास करें, पढ़ते रहें, और फिर अगले वीडियो के साथ में पुनः मिलेंगे। तब तक के लिए